गीतिका है, दूसरा हो गया आपका हैरी गीतिका, फिर तीसरा होता है कुंडलिया, उसके बाद में कौन सा है छप्पे। तो कुल मिला के 4 छंद तो ऐसे हैं जो कि मात्रिक छंद है और 4 ही छंद ऐसे हैं जो कि वर्णिक छंद है, जो कि हमारी कक्षा 12 के हिंदी साहित्य में के कोर्स में सिलेबस में शामिल है। और इनमें से कुल मिलाकर कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं? 2 अंक के प्रश्न आएंगे और दोनों ही प्रश्न रिक्त स्थान वाले होंगे। कैसे होंगे? रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले। तो छोटे प्रश्न होंगे और उसी प्रश्नों के हिसाब से हम बात करेंगे। वर्णिक छंद की यदि हम बात करें तो एक तो होता है, एक तो हमारे सिलेबस में है द्रुत विलंबित, एक कौन सा है? द्रुत विलंबित। दूसरा है उसके बाद में वंशस्थ है, तीसरा है उसके बाद में कवित, और चौथा और अंतिम होता है हमारा सवैया। अब इसमें इसकी बहुत बड़ी पहचान को समझने के लिए उनको तैयार करने की आवश्यकता रही नहीं है, क्योंकि रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे। और उसी हिसाब से देखें तो सबसे पहले मान लो हम गीतिका की बात करें तो गीतिका छंद की क्या क्या विशेषताएं होती है? सबसे पहली बात तो यह है कि यह एक मात्रिक समछंद है। यह एक मात्रिक छंद है और मात्रिक में भी किस प्रकार का है? सम छंद है। अब आप सम को पहले लिख दो और मात्रिक को बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सम मात्रिक छंद हो गया एक। उसके बाद में इसकी प्रत्येक पंक्ति में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। इन 26 में यति कितने पर होती है? तो इसमें यति हमेशा 14-12 पर होती है। यति कितने पर होती है? 14-12 पर यति होती है। अब उसके बाद चलते हैं तो इसके प्रत्येक पंक्ति के अंत में क्या आना जरूरी होता है? लघु और गुरु वर्ण का आना आवश्यक होता है। लघु और गुरु वर्ण का आना आवश्यक माना जाता है। ये 5 इसकी मोटा मोटी विशेषताएं हैं। प्रश्न कैसे होगा? गीतिका शब्द लिखा है और यहां छोड़ दिया खालिस्तान। गीतिका सममात्रिक छंद है तो हमें सममात्रिक या मात्रिक समछंद लिखना है। गीतिका छंद की प्रत्येक पंक्ति में 26 मात्राएं होती हैं, ये खालिस्तान हो गया। गीतिका के बाद में ये खाली छोड़ देंगे, गीतिका छंद में यति और ये इसका खाली छोड़ दिया तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 14-12 लिखेंगे। गीतिका छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में ये स्थान खाली छोड़ दिया तो हम वहां क्या लिख देंगे? लघु गुरु का आना आवश्यक होता है। बस ये 5 विशेषताएं इसकी होगी। अब आगे हम चले तो आगे चलते हैं तो देखते हैं छंद का नाम है हैरी गीतिका। छंद का नाम क्या है? हैरी गीतिका। अब हैरी गीतिका छंद भी क्या है? ये इसी प्रकार का सममात्रिक छंद है। इस सममात्रिक छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितने कितने मात्राएं होती हैं? हर एक पंक्ति में 28 मात्राएं होती हैं। जब मात्राएं बदल गई तो यति भी क्या होगी? यति भी बदल जाएगी। यति कितने पर हो जाएगी? 14-12 पर यति हो जाएगी। 16-12 पर, सॉरी माफ करना, 16-12 पर यति हो जाएगी। और पंक्ति के अंत में क्या होगा? पंक्ति के अंत में यही लघु गुरु वर्ण आ जाएगी। दोनों की सेम है। हैरी गीतिका खालिस्तान सममात्रिक छंद है। हैरी गीतिका की प्रत्येक पंक्ति में खालिस्तान 28 मात्राएं होती है। हैरी गीतिका छंद में यति सदैव 16-12 मात्रा पर होती है और हैरी गीतिका छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में लघु गुरु का आना आवश्यक होता है। ये होगी। अब बात करते हैं हम कुंडलिया छंद की। मतलब बहुत सीधा और सरल तरीका है आपको याद करने के लिए। अब कुंडलिया छंद में क्या होता है? कुंडली मारना 2 रुकाम। देखो कुंडली मारनो 2 रुकाम, तो कुंडली मारनो 2 रुकाम, 2 रो। अब इस 2 रो से 2 शब्द 2 चीजें बना लेंगे हम, एक तो दोहा और प्लस रोला। तो सबसे पहली बात क्या आ गई कि कुंडलिया छंद दोहा और रोला छंद के संयोग से बना है या के मिश्रण से बना है। इनके ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं तब बनता है। अब देखो क्या होता है, इसकी प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। कितने कितने मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती हैं। लेकिन यति की बात करते हैं। यति की यदि बात करोगे तो दोहा जो छंद है इसमें भी 24 है और रोला छंद में भी 24 है। लेकिन दोहा छंद वाले मामले में या दोहा छंद में यति हमेशा 13-11 पर होती है और रोला छंद में क्या होता है? 11-13 पर यति होती है। छंद कौन सा हमारा? कुंडलिया। अब कुंडलिया छंद में देखिएगा इस प्रकार से होता है। ये 2 पंक्तियां तो किसकी होगी? ये दोनों पंक्तियां होगी दोहा छंद की।
और आगामी अगली 4 पंक्तियां वो किसकी होती है, वो रोला छंद की होती है। इस प्रकार से होती है। अब ये किसकी होगी, ये रोला छंद की होगी। इन दोनों पंक्तियों में तो 13-11 परियति थी और इन पंक्तियों में 11-13 परियति। अगली 4 पंक्तियों में कितनी पद है, 11-13 पद। अब देखो हम एक बात और सीखते हैं इससे। तो कुंडलिया छंद दोहा और रोला के योग से बना है। कुंडलिया छंद की प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती है। प्रथम 2 अर्थात दोहा छंद की पंक्तियों में 13-11 प्रवृत्ति होती है। अंतिम 4 अर्थात रोला छंद की पंक्तियों में 11-13 प्रवृत्ति होती है। अब बात आती है अगला इसका जो नियम है वो कहता है कि जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है ना, जिस शब्द से इसका प्रारंभ होता है वो आदि और अंत इसके दोनों वही होते हैं। मतलब शब्द इसका आदि और अंत दोनों एक ही शब्द होते हैं। मतलब जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है यहां से वही शब्द इसके अंत में भी होता है। दो बात होगी। अब तीसरी बात क्या आप ये लिखोगे कि दोहा छंद का अंतिम चरण ये वाला, ये क्या होता है, ये रोला छंद का प्रथम चरण भी होता है। तो दोहा छंद का अंतिम चरण, दोहा छंद का अंतिम चरण जो होता है वही रोला छंद के प्रथम में भी आता है। अब यहाँ देखेंगे इसमें भी 11 मात्राएं थी, यहाँ भी 11 मात्राएं हैं, तो एकदम फिट बैठ जाती है। तो इस प्रकार से ये इसकी कुंडलियां थी और इस कुंडली की वजह से क्या हो जाता है, ये मुश्किल काम हो जाता है। और मुश्किल को राजस्थानी भाषा में दोरो कहा जाता है। तो कुंडली मानो दोरो का। अब अगला मात्रिक छंद होता है हमारा छप्पे छंद। छप्पे छंद में भी वही 6 पंक्तियां होती हैं। छप्पे छंद में भी कितनी होती है, 6 पंक्तियां होती हैं। अब छप्पे जो है ना, इसका सूत्र है छप छप रोम। इसका सूत्र क्या है, छप छप रोम। अब रोम से दो चीजें बनेंगी। एक तो रोम से बन गया रोला और ऊ से बन गया उलाला। मतलब क्या हुआ कि जो छप्पे छंद है वह रोला और उलाला इन दोनों के संयोग से बना है या इन दोनों के मिलने से बना हुआ छंद है। अब इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता ये होती है कि रोला छंद में आपने यहां देखा था कि रोला में 4 पंक्ति होती हैं। तो छप्पे छंद की प्रथम कुल 6 में से प्रथम 4 किसकी होंगी, रोला की। तो हम क्या लिखेंगे, रोला छंद की पंक्तियों में, रोला छंद में क्या होता है 24-24 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है, 24-24। और इसमें यति कितने पर होती है, इसमें यति होती है 11-13 पर। प्रथम 6 की रोला छंद मतलब पहली 4 पंक्तियों की। और बाद में होता है उल्लाला छंद। उल्लाला छंद की जो अंतिम 2 पंक्तियां बची थी, अंतिम 2 पंक्तियां, अंतिम जो 2 पंक्तियां बची थी उसमें क्या होता है, उसमें 28 मात्राएं होती हैं। लेकिन यति हमेशा कितने पर होती है, 15-13 पर होती है। यति कितने पर होती है, 15-13 पर। अंतिम वाली 13 दोनों मात्राएं एक जैसी रख लेना, पहले वाली में अपने आप कम हो जाएगा। 28 में से 13 कम करोगे तो कितने बच जाएंगे, 15 शेष रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि छप्पे छंद है वह रोला और उल्लाला के संयोग से बना है। रोला छंद की मात्राओं में 24-24 मात्राएं होती हैं। या रोला छंद की पंक्तियों में, जो रोला छंद की पंक्तियां उसमें कितनी मात्राएं होती है, 24-24। यति हमेशा 11-13। और उल्लाला छंद की जो मात्राएं हैं उनमें 28 मात्राएं होती है कि पंक्तियों में। और यति सदैव कितने पर होती है, 15-13 पर यति होती है। ये आपके वर्णिक मात्रिक छंद पूरे होंगे। और इनसे अलावा एक भी खालिस्तान हो ही नहीं सकता। इनसे अलावा कोई खालिस्तान नहीं हो सकता। इनसे अलावा यदि कोई खालिस्तान आता है तो वो क्या आता है कि एक उदाहरण देकर 6 लाइन, या तो छप्पे की 6 लाइन देंगे, या कुंडलिया की 6 देंगे, या इनकी 4 देंगे, गीति का और हरी गीति का 4 लाइन देकर उसके बाद भी पूछा जाएगा कि उक्त पद में खालिस्तान छंद प्रयुक्त हुआ है। तो उक्त छंद में 6 लाइन देकर फिर आपको करना है। अब यदि आपको ये फॉर्मूले याद है, आपको पता है कि 24-24 और 28 मात्राएं छप्पे में होती है, तो आप छप्पे कर दोगे।
आपको पता है कि 24 मात्रा होती है छहों की छहों लाइनों में, लेकिन 13 पर और 11 पर यति होती है, तो आप यहाँ पर कुंडलियां कर दोगे। यदि आप जानते हो इस बात को कि 28 मात्राएं होती है और 16-12 पर यति होती है, तो आप हरी गीतिका कर दोगे। और आप ये जानते हो कि 14-12 पर यति होती है और कुल मिला के 26 मात्राएं होती है हो रही है, तो आप क्या कर दोगे, आप गीतिका छंद वहां पर कर दोगे। तो इस प्रकार से ये काम किया जा सकता है। अब अगला देखते हैं हमें वर्णिक छंद का। वर्णिक छंदों में कितने हैं आपके कोर्स में? 4। वर्णिक छंदों के 4 हैं, वो भी इसी प्रकार से हम करेंगे और बहुत सरल इनका तरीका है। खालिस्तान के प्रश्न जितने भी हैं वो सारे के सारे आप चुटकियों में हल कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं हम द्रुत विलंबित। अब द्रुत विलंबित ये जो दोनों हैं और एक ये सवैया, ये 3 गणों पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? गणों पर। अब गण किसे कहते हैं? तो 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। बात समझ गए? 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण। अब गणों की संख्या कितनी है? 8। उसके लिए फॉर्मूला क्या था? ये मात्रा राजमांसल का क्या था? ये मात्रा राजमांसल का वो सूत्र था। अब इसको छोड़ देते, आप यहाँ पर आ जाओ द्रुत विलंबित पर। तो द्रुत विलंबित पर यदि हम आते हैं तो द्रुत विलंबित के आगे एक और लिख दो, मान नभो भरो। हमने क्या लिखा? मान नभो भरो। अब इसके गण बना लेते हैं एक बार के लिए। तो एक गण ये 3 वर्णों का हो गया, दूसरा ये गण हो गया 3 वर्णों का, तीसरा ये गण हो गया 3 का, और चौथा ये गण हो गया 3 का। एक गण में कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्ण होते हैं। वहां फॉर्मूला लिखा है। 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। इसका मतलब इसमें 4 गण आए हैं, तो सीधी सी बात होगी कि इसमें कितने वर्ण आएंगे? 12 वर्ण आएंगे। ये तो पक्का हो गया। अब वर्ण 12 तो होंगे, लेकिन किस क्रम में होंगे ये बात देखने के लिए देखिएगा। ध्रु तो द तो आता पहले आ गया, रे में ऊ की मात्रा तो वर्ण लघु मात्रा, ते लघु, वी लघु। यहाँ ले तो लघु था, लेकिन ऊपर अनुस्वार आने से मात्रा क्या हो जाएगी? गुरु। ये गुरु लघु लघु, ये गुरु लघु लघु, फिर गुरु लघु गुरु। इनको यदि हम उस सूत्र पर ये मात्रा राजमांसल का पर कस कर देखते हैं तो ये मात्रा राज भान ने से ले, ने से ले मतलब ने से ले, और ने से ले से क्या बन गया? ने गेणे। ये क्या है? ये माता राज भाने से क्या बन गया? भाने से मतलब भगणे। ये भी ये दोनों मात्राएं सेम है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? भगण हो गया। इस पर देखो आप, ये माता राज भा तो क्या हो गया? ये रगण हो गया। कहने का तात्पर्य है कि द्रुत विलंबित छंद में जो गण होते हैं वो इस क्रम में आएंगे, और ये फॉर्मूला यहाँ इसीलिए लिखा हुआ है। द्रुत विलंबित मान नभो भरो, नगण भगण भगण रगण, आपको इस क्रम में लिखा जाएगा। अब द्रुत विलंबित में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं, और ये हर एक पंक्ति में यही आएंगे। तो एक समान आ गए, इसलिए ये किस प्रकार का वर्ण है? ये किस प्रकार का छंद है? यह समवर्णिक छंद है। कौन सा? द्रुत विलंबित समवर्णिक छंद है। प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण होते हैं, और वर्णों का क्रम इस क्रम में या गणों का क्रम ये होता है। जो मात्राएं हैं वो इस प्रकार से लगेंगी। अब आप ये देखिएगा तो ये सारे एक समान होंगे एक लाइन में, तो इस प्रकार से ये कौन सा हो गया? सम हो गया। और वर्ण हमने गिने थे, इसलिए कौन सा छंद हो गया? समवर्णिक छंद हो गए। ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत है इसमें से नहीं है। द्रुत विलंबित एक समवर्णिक छंद है, इसकी प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण होते हैं, गणों का क्रम ये होता है। अब नगण भगण भगण रगण, इसमें से द्रुत विलंबित छंद में गणों का क्रम नगण भगण खालिस्तान रगण होता है। एक खाली छोड़ के आपसे पूछ रहे नगण भगण भगण रगण, मैं रगण छोड़ के देख लिया और खालिस्तान दे दिया यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है, या यहाँ पर क्या होता है, या यहाँ पर क्या होता है, या यहाँ पर क्या होता है। इनमें से कोई सा 1 2 3 या चारों के चारों खाली छोड़ देंगे। अब आप बताइए इसमें क्या करेंगे? तो ये उस वक्त में ये नभो भरो याद रखना है उस वक्त। तो द्रुत विलंबित हो गया। अब देखते हैं वंशस्थ है।
दूसरा छंद कौन सा था हमारा? वंशस्थ है। अब वंशस्थ भी आपने यहाँ पर देख रखा है कि वह वर्णिक छंद में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात होती है कि यह एक समवर्णिक छंद है। क्या है? समवर्णिक छंद है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण होते हैं। कितने कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। और गण किस क्रम में आते हैं, ये बात आती है कि वंशस्थ में गण किस क्रम में आएंगे। उसके लिए देखिएगा आप यहाँ पर एक बार इसको दोबारा लिख देंगे, नाम लिख दिया हमने, वंशस्थ है, इसको अलग अलग करें या नहीं करें, मान लीजिए हम अलग भी करते हैं तो वंश। अब वंश का अर्थ क्या होता है? वंश का अर्थ जैसे मान लीजिए जाति, खानदान, कुल, कुनबा, परिवार, है ना, इत्यादि होते हैं। हम जाति से ले लेते हैं। वंश में क्या होता है? जाति, कि किसी भी जाति का, किसी भी वंश में कोई ना कोई जाति तो उसमें होगी ही। अब जाति हम समझ सकते हैं कि पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो जाति, जो जाति है वह क्या है? जारी है। जाति क्या है? जारी है। क्या है? जाति जारी। किसमें? वंशस्थ में। अब इस पर आ जाओ, वंशस्थ में गणों का क्रम क्या रहेगा? जाति जारी है, मतलब जगणे, फिर तगणे, फिर जगणे और फिर रगणे। तो ये 4 गण इस क्रम में आएंगे। यदि पहले जगण की मात्राएं मिलती हैं, फिर तगण की मिलती हैं, फिर जगण की मिलती है और फिर रगण की मिलती है, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर जाति जारी है वाला हो रहा है। और तब आपको वंशस्थ है जो छंद है वो इसमें करना है, वह इसमें मानना है। तो वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं, ये समवर्णिक होता है और इसमें गणों का क्रम ये होता है। ये आप याद रखें और बहुत सरल तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब बाद में बात करते हैं हमें कवित छंद की। तो कवित छंद जो है वह भी समवर्णिक है। कवित छंद भी किस प्रकार का है? समवर्णिक है। इसके सभी भेदों में और समान लक्षण पाए जाते हैं। इसके भेद की यदि आप बात करेंगे तो भेद कितने माने जाते हैं? इसके 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? पहला होता है इसका मन हरण या घनाक्षरी। मन हरण या घनाक्षरी छंद होता है। दूसरा इसका कवित होता है। दूसरा इसका होता है रूप घनाक्षरी। दूसरा इसका कौन सा भेद होता है? रूप घनाक्षरी। और तीसरा भेद बताओ, देखें तीसरे भेद का नाम बताओ। पहला भेद मन हरण या रूप घनाक्षरी, दूसरा रूप घनाक्षरी, तीसरा जिसमें 33 वर्ण होते हैं। तीसरे का नाम है देव घनाक्षरी। ओ अरे गुरुजी वो तो बनाओ ही हो, है ना। तो ये आता था या आता है, इस बात पे का निर्णय आप नहीं करोगे। इस बात का निर्णय ये करेगा कि वक्त पर वो आपको कितनी याद रहती है वो बातें। तो मन हरण या घनाक्षरी कवित जो है इसकी प्रत्येक व्यक्ति में 31 वर्ण होते हैं। कितने कितने वर्ण होते हैं? 31। रूप घनाक्षरी में क्या होता है? 32 वर्ण होते हैं। और देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। रूप कब बढ़ जाता है? रूप दुगुना हो जाता है। रूप कितने? रूप क्या करने से दुगुना होता है? श्रृंगार करने से। श्रृंगार कितने होते हैं? 16। और 16 करने से, 16 श्रृंगार करने से रूप दुगुना हो जाता है, मतलब 32 है। तो रूप वाले में 32 है। और देव माने जाते हैं 33 कोटि, तो 33 मात्राएं। और मन हरण में या घनाक्षरी में कितने कितने? घनाक्षरी में है 31। अब इनमें यति देखते हैं। इनमें यति कितने कितने पर होती है? तो यहाँ पर यति होती है 8, 8, 8, 7 या 16, 15 पर। कितने पर? 16, 15 पर। इस रूप घनाक्षरी में जो है यति वो होती है 8, 8, 8, 8 या 16, 16 पर। और जो देव घनाक्षरी है उसमें मात्राएं होती हैं या उसमें यति होती है 8, 8, 8, 9 या 16, 17 मात्राओं पर या वर्णों पर? वर्णों पर। इसमें कितने पर होती है? ये सारी की सारी वर्णों पर निर्भर करती है। इसमें मात्राओं का कोई क्रम नहीं होता। और इसमें खास बात यह है कि ये जो कवित छंद है यह आपका
गणों के नियम या गण के नियमों से मुक्त होते हैं, गण के नियमों से मुक्त होता है। मतलब गण के नियम जो ये माता राज मानसलगा वाला जो नियम थे या जो नियम थे वे नियम किस छंद पर लागू नहीं होते, किस पर, कविता छंद पर। बस इसके ये समवर्णिक है, यदि मन है तो सम 31-31 है, रूप है तो 32-32 है और देवनागरी है तो 33-33 वर्ण है। तो ये सारा सिस्टम होता है, तो इसलिए समान लक्षण होते हैं तो क्या होते हैं, समवर्णिक है। लेकिन गणों के नियम इस पर लागू नहीं होते हैं। अब चौथा और अंतिम बच गया, उस चौथे और अंतिम को भी यहां हम देखते हैं। उनको रोको एक बार जो बाहर आवाज कर रहे हैं। गणों की संख्या कितनी होती है, 8। अब देखो चौथा और अंतिम, इसमें से 2-3 सवाल इसमें से भी बनते हैं सवैया छंद से। अब सवैया छंद किस प्रकार से होता है ये भी देख लेते हैं। मतलब 12वीं कक्षा के हिंदी साहित्य के बच्चों के लिए इससे ज्यादा बाहर जाने वाला कोई मैटर है ही नहीं। सवैया छंद यह किस प्रकार का छंद है, सम है, और वर्णिक है, मात्रिक है, तो यह समवर्णिक छंद है। क्या है, समवर्णिक छंद है। और इसके कितने भेद होते हैं, इसके भेद कितने होते हैं, 11 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 11 है भेद होते हैं। भेदों के नाम आपको हर एक भेद के 11 भेदों के नाम लिख के और उन 11 भेदों के कहीं कि लक्षण याद रखने, ऐसा नहीं करना है कक्षा 12 के बच्चों को। सिर्फ आप ये याद रखिए कि समवर्णिक, ये सवैया जो है वह समवर्णिक छंद है और इसके 11 है भेद होते हैं। भेदों के नाम इस प्रकार से हैं, मदिरा मालती, मदिरा मालती सुमुखी, मदिरा मालती सुमुखी चकोर, दुर्मिल किरीट। फिर है अरसात, अरसात, अरविंद सुंदरी, अरसात अरविंद सुंदरी, लवंग लता कुंदल, लवंग लता कुंदल। एक बात और बताइए, ये जो कुंदल सवैया जो है ना, इसी को सुख सवैया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सुख सवैया भी इसी को कहा जाता है। तो ये आप याद रखिए। इसके भेद कितने लिखे थे हमने, 11। गिन के देखो, मदिरा 1, मालती 2, सुमुखी 3, चकोर 4, दुर्मिल 5, किरीट 6, अरसात 7, अरविंद 8, सुंदरी 9, लवंग लता 10 और कुंदल या सुख सवैया 11। कुल मिलाकर ये 11 है। नाम आप याद रखें, बहुत अच्छा है, न रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतने याद रख लेंगे कि सवैया छंद के जो भेद हैं वे 11 होते हैं, या सवैया 11 प्रकार के होते हैं और यह एक समवर्णिक छंद है। इसमें गणों के नियम लागू होते हैं। तो एक प्रश्न आता है कि गणों के नियम से मुक्त कौन सा छंद है हमारे कोर्स में, तो आपको एक ही नाम याद रखना है और वो नाम है कवित। कवित छंद है, इस पर गणों के नियम लागू नहीं होते कि इसमें ये गण भगण आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं, कोई मतलब नहीं है। चाहे सारे की पूरी पंक्ति में मात्राओं की संख्या है वो लघु लघु रघु दे या चाहे गुरु गुरु दे, हमें करना क्या है, पहली पंक्ति में यदि 31 आ रहे हैं तो मन हरण, यदि 32 आ रहे हैं तो रूप गणाक्षरी और 33 आ रहे हैं तो देव गणाक्षरी। बस वर्ण गिनने, मात्राएं 32 वाले में 32 मात्राएं भी हो सकती है, 64 भी हो सकती है, या 32 से ज्यादा और 64 से कम भी हो सकती है, उनके बीच हो सकती है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसमें इतनी ही फिक्स होंगी। जैसे वंशस्थ में 12 मात्राएं थी और 12 मात्राओं में 12 गण थे, 12 वर्ण थे और 12 वर्णों में मात्राएं कितनी थी, तो जाति जारी है। मतलब जाति जारिया में क्या होगा, जा में जगण तो जबान, जबान में मात्राएं होती हैं 1 2 1 और जगण ता ता रा जय, फिर यही वापस 1 2 1 फिर जगन में क्या हो जाएगा 1 2 1 जबान और रगड़ में रा जय भा, रा जय भा। तो देखिएगा इसमें कितनी होगी मात्राएं, 4 4 और 4 4 मात्राएं होगी ना, 4 और 4 8 8 और 5 13 और 13 और 5 18। एक व्यक्ति में 18 मात्राएं होंगी और वो 18 मात्राएं इस क्रम में आएंगी
पहले, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि यदि आपने इसको 2 बार देख लोगे ना, 2 बार तैयार कर लोगे ये पूरा बोर्ड जो अभी तैयार किया था, तो आपके ये 2 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि ना तो इसमें से उदाहरण आने वाला, ना इसमें से कोई विवरणात्मक प्रश्न आने वाला, सिर्फ खालिस्तान आएंगे, और खालिस्तान के लिए ये मामला काफी। ठीक है, चलो।